का निर्वहन करते हुए वर्तमान में एक प्रज्ञा प्रवाह संघ में संगठन है, उसके वे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, झारखंड और अखिल भारतीय उसके सदस्य भी हैं। हम सबों का सौभाग्य है कि इस कार्य शिक्षा में रत रहते हैं और बच्चों को बराबर ज्ञान देते रहते हैं। जब भी मैं देखा हूं इनको, और इन्होंने PHU से शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा में ही लगाव है। वो बताते हैं कि मेरे लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर प्राचार्य हैं और इनके कार्यकाल में महाविद्यालय ने तरक्की के मानबिंदु को करने की कृपा प्रदान करें। चेतना को पुनः जागृत करने वाले आधुनिक काल के बुद्ध स्वामी विवेकानंद का प्रादुर्भाव 160 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुआ। यद्यपि अल्पायु में ही उन्होंने शरीर त्याग किया और उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि आज हम पुनः उनके दिखाए हुए मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक एवं प्रगति के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ। रामाशीष सिंह महोदय सादर सशक्त आमंत्रित। हमारी श्रद्धा और सम्मान के सहज पात्र आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक सिंह जी, और निश्चित तौर से पूरे बिहार प्रांत में जिस परंपरा को लेकर के जहां हम बैठे हुए हैं, राधा शांता महाविद्यालय, कल चर्चा चल रही थी काशी में, तो मैंने कहा कि मुझे तिलोकी जाना है। बिपिन बाबू का नाम स्वाभाविक तरीके से आता ही है साथ में, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम सब लोग बहुत एक साथ काम किए और इसलिए तिलोकियों से मेरी स्मृतियां बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। 1975 में जिस दिन इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, आपके इसी जिला का उस समय पार्ट था, बद्रीनारायण सिंह उसमें विधायक थे, वहां से जीते थे चैनपुर से, वे भी और मैं भी, यही हम लोग के तिलोकी में ही इमरजेंसी की घोषणा हम लोगों ने सुनी थी। यहाँ से फिर मैं काशी गया था, वे वहां से पटना चले गए थे, तो बहुत तमाम स्मृतियां जुड़ी हुई। जब मैं माल्यार्पण कर रहा था बिपिन बाबू की प्रतिमा पर, तो मेरी एक तंद्री झंकृत हो गई, क्योंकि जब उनके साथ हम लोग बैठते थे तो उनका होराइजन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा आकाश था उनका, बहुत बड़े क्षितिज के मालिक थे, स्टेट के प्रतिनिधि थे इसलिए नहीं, रियल अर्थों में वे स्टेट्समैन थे, एक राजनयिक भी थे, अच्छे विद्वान थे और एक बहुत समृद्ध परंपरा के बाद थे। और उस परंपरा की एक कड़ी में यहाँ पर सिनेमा रणजीत सिन्हा बैठे हैं, इसलिए मैं अपने आप को बड़ा कृतकृत्य महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि आपके बीच में आया हूँ।
अभी भेंट हुई है सुधीर बाबू से, अमरीश बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सबको मैं अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। यहाँ इस मंच पर अच्छे युवा तरुण विकास प्रखंड विकास पदाधिकारी जी बैठे हुए हैं। मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ स्नातकोत्तर में स्नातक के अंदर जिनकी पुस्तक पढ़ाई जा रही है, डॉक्टर प्रदीप जी दुबे यहाँ बैठे हैं, अच्छे कवि हैं। जब भी कोई कवि मिलता है और जो थीम है, जो कविता के प्रथम चरण हमने देखे उस पर लिखा हुआ है, ठीक इसी से मिलता जुलता मैंने यहाँ सोशल वेलफेयर बोर्ड ने उस समय हमारी बहुत करीब थी, बड़ी बहन की तरह थी मुद्रा सिन्हा, गोवा में राज्यपाल के नाते रही, मेरी बहुत करीब थी। तो समाज कल्याण विभाग एक मैगजीन निकाला था स्वर्ण जयंती के अवसर पर। उन्होंने एक स्मारिका निकालने की योजना बनाई। एक IAS ऑफिसर थे, यहाँ के प्रभारी थे, तो उन्होंने कहा कि निकालना चाहते हैं, मात्र 7 दिन का समय है, हम कैसे मैगजीन निकाल सकते हैं। तो मुद्रा सिन्हा उसमें चेयरमैन थी, बाद में राज्यपाल थी। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में कई व्यक्ति वो पटना में रहता है, आप जाके प्रार्थना करें। उसमें अस्वस्थ था मैं, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक मैगजीन है उसका संपादन कर दो, तुम ही कर सकते हो। बहुत बड़ी थी, हमारे बहुत करीब थी। उन्होंने कहा तुम भाई हो, मेरी बात स्वीकार कर लो। मैंने उससे मैगजीन का संपादन किया था। उसमें भी बिल्कुल यहाँ पर सोशल वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस में, वो दिल्ली हो पटना हो, मैगजीन मिल जाती है, लोगों को देते हैं, भेंट करते हैं। उनके लिए मैगजीन की थाती बन गई है। उसमें उनका एक लेख हुआ था बिंदेश्वरी जी का, जो सुलभ इंटरनेशनल के संचालक हैं। तो उस सुलभ इंटरनेशनल का जो लोगो है, इस कविता का पात्र है। मैंने भी उस लोगो से संबंधित एक कविता लिखा था। स्वयं बिल्कुल बिंदेश्वरी जी ने 150 उस कविता का बहुत बड़ा होर्डिंग बनवा करके और उस अपने लोगों को साथ में रख करके पटना में उन्होंने छपवाया था और टंगवाया था। उन्होंने कहा कि मैं रामासी जी का सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस लोगों को इन्होंने बाणी की है। और आज मैं ठीक उसी से संबंधित, उसी भाव और उसी भंगिमा के साथ उसी संवेदना को व्यक्त करने वाली कविता मैंने इस पुस्तक में देखी है। और इससे इस कवि को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मैं सब भगनी और बंधु बैठे हुए हैं, यहाँ के आचार्य बैठे हैं इस विद्यालय के। आप सबको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस परिसर में प्रवेश किया तो यहाँ जो ऊर्जा निश्चित हो रही है, और जिस व्यक्ति के ऊपर मैंने माल्यार्पण किया, उस व्यक्ति का दर्शन मात्र ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा का निपात करता है, भीतर हमारे वो संक्रिमित होता है, ऐसा लगता है कि भीतर जा रही है। ऐसे पूरे परिसर के अंदर व्याप्त इस ऊर्जा को मैं प्रणाम करके अपनी बात करता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति के विषय में चर्चा है, भारत की ऊर्जा का, भारत की शक्ति का, भारत की संवेदना का, भारत की संस्कृति का और भारत के धर्म का प्रतिनिधि पुरुष था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक नौजवान व्यक्ति बहुत कम उम्र का दैनिक वस्त्र से आविष्टित जब प्राची से निकलता और प्रतीची की तरफ प्रस्थान करता है, तो सारी दुनिया हतप्रभ होकर के देखा पहुंचती। भारतवर्ष के अंदर भी जिस समय, और आप कल्पना करिए कि इस देश का जो काल था जिस समय विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में, वह काल इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय मनीषा के लिए बहुत ही समृद्धतम काल रहा है। लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल जैसे लोग, महर्षि अरविंद का वर्णन मन और रंजीत जी ने हमारे सामने रखा है। और विवेकानंद और ये महर्षि अरविंद दोनों बिल्कुल इस देश के लिए मैं कहता हूँ कि वो आधार स्तंभ है, वो पृष्ठ पीठिका निर्माण करते हैं भारतवर्ष को। ऐसे लोग जब इस देश के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन काल कैसा था, उसके साथ साथ समानांतर एक परिस्थिति जो थी, जिस परिस्थिति के अंदर पैदा हुए थे विवेकानंद, उसका थोड़ा आकलन हम करेंगे।
विवेकानंद को अभी जब तक जाते हैं तो लोग कहते हैं कि विवेकानंद इस देश के अंदर युग पुरुष थे, पोप मेकर थे वो। स्वाभाविक तरीके से जब हम किसी को युग पुरुष कहते हैं तो वह व्यक्ति केवल युग पुरुष नहीं रहता है। गीता के अंदर अभी चर्चा चल रही थी कि अभी भी मैं अमेरिका से लौट करके आया हूँ। रंजीत बाबू का तो पूरा परिवार है वहाँ, बेटी से लेकर के सारे लोग, बेटा तक सब वहीं पर बैठे हुए लोग वहाँ पर टेक्सास में थे। मैं गया था वहाँ शिकागो, मेरे कुछ कार्यक्रम हुआ, मेरी संस्था में यूनिवर्सिटी में मेरे कार्यक्रम हुए तो देख करके आया मैं। आप समझिए, कल्पना करिए कि जिस समय विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिस बंगाल की परिस्थिति में जन्म हुआ उनका, वो बंगाल कैसा था। पूरे बंगाल के तरुणों के लिए थॉमस पेन की पुस्तक ये एज ऑफ रीजन उनके लिए उपनिषद की तरह व्यवहार में आता था। पूरे बंगाल के अंदर, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे इटली के हों, चाहे फ्रांस के हों, चाहे इंग्लैंड के हों, सारे चर्च के पादरी सब आते थे और पूरे बंगाल के अंदर क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करते थे वहां सब। और उसका प्रभाव कैसा पड़ा, यहाँ लेखक और कवि बैठे हुए हैं। भारतवर्ष के अंदर मधुसूदन दत्त जैसा व्यक्ति बंगाल के इतने बड़े कवि हुए जिन्होंने मेघनाथ वध लिखा था। इतना इस देश के अंदर एक बहुत उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। मेघनाथ वध की रचना करने वाले मधुसूदन दत्त कवि सम्राट कहलाते थे और वे क्रिश्चियन बन करके माइकल बन गए थे। ऐसी परिस्थिति थी वहां पर। माधव मलिक जैसे व्यक्ति वहां बंगाल के अंदर थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया में मैं किसी से भी घृणा करता हूं तो हिंदू धर्म से घृणा करता हूं और मैं गंगा जल को पवित्र नहीं मानता। आज तो हम गीता पर हाथ रख करके शपथ लेते हैं कहीं कोर्ट के अंदर, न्यायालयों के अंदर। उस समय भी भारतवर्ष के अंदर, अंग्रेजों के काल में भी, ब्रिटिश इंडिया में भी, इस देश के अंदर जब भी कहीं न्यायालय में कोई शपथ लेता था, वो प्रतिज्ञा करता था कुछ, तो गंगाजल हाथ में लेकर करता था। भारतवर्ष के अंदर आज भी गांव के लोग, हम लोग यहाँ तो विशेष गांव का सामान्य व्यक्ति भी कसम खाता था कि मैं गंगा की तरफ हाथ उठा करके ये कसम खा रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। यानी गंगा इस देश के अंदर सत्यवादिता की पर्याय है और सत्य को यदि बोलना है तो गंगा को साक्षी मान करके इस देश के अंदर हम सत्य भाषण करते हैं। ऐसा इस देश के अंदर था, परंपरा उस समय थी। माधव मलिक ने कहा था कि हम दुनिया के अंदर सबसे पवित्र पानी यदि कुछ मानते हैं तो गंगा जल को मानते हैं। ये परिस्थिति थी बंगाल की। और उस बंगाल के अंदर एक छोटे से बालक का निर्माण होता है। और आप समझिए, मैंने कहा कि थॉमस पेन की पुस्तक और एज ऑफ रीजन, मैंने लोगों को लगता था कि ये सबसे उत्कृष्ट पुस्तक है। उस पुस्तक को पढ़ने का बंगाल का जो नौजवान था, शराब पीना और गोमांस खा करके सड़कों पर घूमना और उसमें अपने आप को प्रगतिशीलता की उद्धत मनोवृत्ति दिखाई देती थी वहां पर। ये चलता था। और उस समय विवेकानंद का जन्म यहाँ पर होता है भारतवर्ष के अंदर। पूरे देश का परिव्राजक के नाते वह व्यक्ति भ्रमण करता है और जाते हैं चारों तरफ घूम रहे हैं। आप कल्पना करिए, कलमोड़ा में एक साधु ने उनको देखा था, शिव शिव उसके मुंह से निकला था, क्योंकि उनके मस्तक पर ऐसा दिखाई दिया कि साक्षात शिव ये हिमालय के उपत्यका में घूम रहा है। घूमते घूमते वो गुजरात जाते हैं, पांडुरंग शास्त्री से व्याकरण पढ़ते हैं और तब पांडुरंग शास्त्री ने कहा कि पश्चिम की यात्रा करने के बाद मैंने देखा है कि वहां के लोग भारत का वेद जानना चाहते हैं, उपनिषद जानना चाहते हैं, भगवत गीता के विषय में लोग जानना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा का अध्ययन करना चाहते हैं। स्वामी, यदि तुम पश्चिम जा सको तो भारत का शायद ज्यादा तुम कल्याण कर सको। विवेकानंद ने कहा था कि शास्त्री जी, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरी दृष्टि में पश्चिम और पूर्व की कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, लेकिन ऐसा संयोग बना तो मैं जाऊंगा। और संयोग बना, लेकिन वो संयोग आमंत्रण के कारण नहीं बना। आप सब जानते हैं कि जिस समय शिकागो धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें विवेकानंद को आमंत्रण नहीं था। उसमें हिंदू धर्म के किसी प्रतिनिधि को आमंत्रण नहीं मिला था। उसमें ब्रह्म समाज का प्रतिनिधि गया हुआ था, प्रार्थना समाज के प्रतिनिधि उसी समय हाल में मुंबई में उसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज यहाँ पर कार्य कर रहा था, बंगाल के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी।
दोनों के प्रतिनिधि वहां पर गए थे, लेकिन हिंदू समाज का प्रतिनिधि वहां पर ये धर्म सम्मेलन में बुलाया नहीं गया था। उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था उसको विशेष तौर से जानने की जरूरत है। बहुत कम लोगों को पता होता, हमको ऐसा लगता है कि सर्वधर्म सम्मेलन था वहां पर, और उसमें विवेकानंद गए थे, आमंत्रित गए थे, वहां संयोग से गए थे। हिंदू धर्म का संदेश दुनिया में जा सके, इसलिए ईश्वर का वह निर्दिष्ट था जिसमें वो जा सके, वो प्रेरणा थी उनकी ईश्वर, इसलिए गए थे। नहीं तो उद्देश्य क्या था? जिस दिन धर्म सम्मेलन की आयोजना हुई थी, ठीक वही दिन इतिहास के अंदर माना जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। कोलंबस की स्मृति में आयोजित हुआ धर्म सम्मेलन था। उसका उद्देश्य यही था कि दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, ये दुनिया के अंदर स्थापित करना है, एक दर्प वहां पर दिखाना था दुनिया को। ठीक है, विवेकानंद गए वहां पर, उस कहानी में मैं नहीं कहूंगा, उसको पढ़ने की जरूरत है। नौजवान बैठे यहाँ पर, सब पढ़े गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी यहाँ नौजवान लोग बैठे हैं। विवेकानंद का चरित्र पढ़ें तो आप के अंदर एक विशेष तौर से ऊर्जा संक्रमित होगी, वो ट्रांजिट होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप कल्पना करिए कि हमारे यहाँ 1985 में ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, और ये भारतवर्ष के अंदर पहली पहल नहीं थी। विवेकानंद की स्मृति में यूनेस्को ने इंटरनेशनल यूथ दिवस मनाना शुरू किया, तो भारत शर्मिंदा हुआ। राजीव गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि यूनेस्को यदि ये युवा दिवस मना रहा है तो भारतवर्ष को भी युवा दिवस मनाना चाहिए। सारी कमेटी बनी, अभी भी वो व्यक्ति यहाँ पर जिंदा है, तो बूढ़े हो गए, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे लोग कमेटी में बैठे थे, बहुत सारी चर्चा चली कि भाई किसके नाम पर, कौन सा युवा ऐसा हो सकता है जिसके नाम पर हम इस युवा दिवस मना सकते हैं। तो लोगों ने नाम लिया, भगत सिंह का भी नाम आया था उसमें समिति में कि भगत सिंह के नाम पर हम इसको मना सकते हैं। सहमति नहीं बन पाई, तो एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि इस देश के अंदर एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई भी बुढ़ापे का चित्र हमको नहीं मिलता है, और वो विवेकानंद मिलते हैं, और विवेकानंद के नाम पर उनकी युवा दिवस मनाया जा सकता है। विवेकानंद का कोई चित्र बूढ़ा नहीं मिलता है, इसलिए उनको मनाना चाहिए। इस तरह का इलॉजिकल तर्क वहां पर दिया गया, लेकिन स्वीकृति बन गई। विवेकानंद के नाम पर सभी लोग तैयार हो गए, और तब यह कार्यक्रम ये शुरू हुआ। आप कल्पना करें, एक आध्यात्मिक पुरुष है, भारतवर्ष से कविंद्र रविबाबू गए थे फ्रांस में। फ्रांस से बहुत बड़े दार्शनिक थे, नाम सब जानते हैं उनका। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर 3 लोगों की जीवनियां, भारत से संबंधित लोगों की जीवनियां लिखी है। उनका नाम है रोमा रोला। रोमा रोला के पास जाकर के गए थे रविंद्र बाबू, गए वहां प्रवीण ठाकुर। तो रोमा रोला कभी भारत नहीं आए, और बिना भारत आए उन्होंने 3 उत्कृष्ट जीवनियां लिखी। उन्होंने कहा कि रवि बाबू, यदि भारत को जानना है तो हमको क्या पढ़ना चाहिए, किसको जानना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि आपको भारत को जानना है तो रामकृष्ण परमहंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। रोमा रोला को उन्होंने रविंद्र बाबू ने सुझाव दिया था फ्रांस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि यदि रामकृष्ण परमहंस को जानना होगा तो मुझे किसको पढ़ना होगा? तब कहा कि तब आपको विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विवेकानंद और रामकृष्ण का मिलन एक बिल्कुल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, 2 मानवों का मिलन नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति था जो पश्चिम की शिक्षा दीक्षा में पारंगत था, और एक नागरीय अहमन्यता की अशांति और एक बहुत दक्षता भी उनके अंदर थी। बहुत पढ़े लिखे थे, इसमें तो मत नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति सरलचित्त, भारतवर्ष के अंदर ग्रामीण संस्कृति जिसके अंदर टूट टूट कर भरी गई थी, उसका पत्नी पुरुष था वो। और एक व्यक्ति ऐसा था जो प्रचंड ज्ञान उसके अंदर था, और एक व्यक्ति ऐसा था सरल सहज गंगा की धारा की तरह था, लेकिन पश्चिम और पूरब का जो सम्मिलन था पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संदेश बन गया था। और इसलिए उन्होंने कहा कि विवेकानंद को आप पढ़ें, तब पूरे आप रामकृष्ण परमहंस को जानेंगे। आप कल्पना करें, 1900 में वर्ल्ड साइंस कांग्रेस पेरिस के अंदर आयोजित थी। 1900 में, 1903 में 2 में उनकी मृत्यु हो गई विवेकानंद, और उसके चीफ की नोट एड्रेस के साइंस कांग्रेस का की नोट एड्रेस के लिए किसको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया? तो विवेकानंद वहां गए थे। आप सब लोग इंटेलेक्चुअल बैठे हैं यहाँ, कॉलेज के टीचर आचार्य बैठे हुए हैं, सब यहाँ बैठे हुए, सब पढ़े लिखे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा होराइजन है।
उसमें उसकी नोट एड्रेस उन्होंने विवेकानंद ने वहां पर डिलीवर किया था, और वहीं पर जो मकान उनको मिला था, जगदीश चंद्र बसु को लेकर के भगिनी निवेदिता नित्य उनके पास जाती थी। और वहां पर एक विशिष्ट व्यक्ति को जगदीश चंद्र बसु अपने फिजिक्स के लिए कम जाने जाते हैं, इस बात के लिए जाने जाते हैं कि यहाँ पर पौधों में भी जीव है, प्राण है, जितना मनुष्य के अंदर वैसे ही प्राणी के अंदर जीव है। ये विवेकानंद ने उनको बताया, ये वेदांत और उपनिषदों को पढ़ करके ये देखो संपूर्ण चराचर जगत में जिसकी चर्चा रंजित बाबू ने चर्चा की कि सबके अंदर मानवमात्रीकरण नहीं, प्राणी जगत में चराचर जगत के अंदर एक ही ईश्वर का निवास तो होता है, वो एक ही चेतना सबके अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, एक ही चेतना सबके अंदर अभिव्यक्त हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये थे ऐसे विवेकानंद, हम सब जानते हैं। बहुत सामान्य तौर से चर्चा चलती है कि विवेकानंद ने पहले संबोधन किया मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। ये केवल ये शब्द नहीं थे, विवेकानंद जहां से पैदा हुए थे उस संस्कृति में नारी का सम्मान करना कितना महत्व का है कि कोई आप बंगाल में जाएंगे, कलकत्ता में जाएंगे तो वहां पर बहू को माँ कहते हैं, बहू माँ कहते हैं, दीदी को माँ कहते हैं, दीदी माँ कहते हैं। नारी मात्र को माँ के रूप में देखने की परंपरा वहां पर नहीं है। और इसलिए भाई एक बार भी जिनको बाहर जाना है बेटा निकल कर चले जाए, बीच में जाओ, जिनको जाना है उठ करके भी चले जाओ, जिनको सुनना हो बैठे ना, इसके बाद उठ करके मत जाओ। इस बात को ध्यान रखें कि जब गए शिकागो में तो उनके भाषण को इस रूप में आप समझे, नारी का सम्मान पहला उनके मन के अंदर था, इसलिए उन्होंने बहनों कहा, भाइयों कहा। वहीं अमेरिका के अंदर उनके सौंदर्य पर, उनके यष्टि पर एक महिला विमोहित होकर के प्रस्ताव किया कि तुम मुझसे शादी कर लो सन्यासी। तो कहा कि मुझसे आप शादी क्यों करना चाहती, विवाह क्यों करना चाहती है? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे भी विवाह करना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा सुंदर और तेजस्वी श्रीमान एक पुत्र मैं चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माते मुझसे शादी करने के अतिरिक्त एक बड़ा अच्छा मार्ग है आपके लिए और बहुत सरल मार्ग है मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने का। उन्होंने क्या कहा कि मुझे आप अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए, आपका अभिष्ट आपके पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा, आपका बेटा बन जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है, ये नारी का कैसे सम्मान करना। उन्होंने विवेकानंद ने कहा था कि इस देश की नारी रमणी नहीं है। वहां के पत्रकार ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, यू हैव टू डिफाइन एंड स्टेट इन वन सेंटेंस। एक वाक्य में आपको कहना होगा, क्या अंतर बताएंगे? तो उन्होंने कहा था कि पश्चिम का नौजवान अपनी माता को छोड़कर नारी मात्र को भोग्या मानता है, अपनी पत्नी के रूप में उसको देखता है। और भारत